नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़। आज का खास कार्यक्रम है लाग न लपेट। कार्यक्रम पेश कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत। नमस्कार, लाग न लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप लोग यह नोटा में देखते होंगे कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आंदोलन होते रहते हैं और इन आंदोलनों में आप ये भी देखते होंगे कि लाल झंडा मुख्य रूप से दिखाई देता है। नोएडा में समस्याएं, आंदोलन और लाल झंडे का इन आंदोलन में योगदान, इन सब बातों को लेकर हमने इस लाल झंडे के दो नेताओं को अपने स्टूडियो में बुलाया है। मेरे बाएं हाथ पर सीटू के जिलाध्यक्ष हैं गंगेश प्रदत्त शर्मा और दाहिने हाथ पर सीटू के जिला उपाध्यक्ष हैं भरत डेंजर। इन्हीं लोगों से नोएडा की समस्याएं और समाधान और इन लोगों का संघर्ष हम लोग चर्चा करेंगे। शर्मा जी, 26 नवंबर को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन किन मुद्दों को लेकर है और इस आंदोलन की ऐसी क्या जरूरत आपने कि आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं? देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना महामारी की आड़ में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने श्रम कानूनों में खेती, किसानी और शिक्षा में जो है उद्योगपतियों के पक्ष में बदलाव किए हैं। इन बदलावों से आम जनता, मजदूर, किसान सब जो परेशान है और गुलामी की तरफ धकेलने का काम जो है मेहनत का आवाम को किया गया है, जिससे मेहनत का आवाम में एक बड़ा गुस्सा है। CITU ने सभी ट्रेड यूनियन से बातचीत करके देश के 10 बड़े केंद्रीय संगठनों ने एक मंच पर आकर के 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर के CITU गौतम बुद्ध नगर कमेटी एक बड़ा अभियान जो पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। मजदूरों के बीच में, आम जनता के बीच में हड़ताल के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको रखा जा रहा है, पर्चा वितरण किया जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है और जनसंपर्क के माध्यम से मजदूरों से, किसानों से, आम जनता से हड़ताल में शामिल होने की। ये बताइए, इस आंदोलन में कितने संगठन भाग ले रहे हैं आपके नोएडा में? BMS को छोड़ करके जितने भी यहाँ संगठन कार्यरत है सभी लोग हमारे साथ हैं और सब लोग मिलकर के जो है 26 नवंबर की हड़ताल की तैयारी में जुटे हुए हैं। BMS क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? BMS RSS का संगठन है और इस समय देश में RSS की सरकार है। उनकी मजबूरी है अपनी कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जो सड़क पर नहीं जाना चाहते। हालांकि इन तमाम मुद्दों से वो भी दो चार हो रहे हैं और दबी जुबान में BMS के नेता भी सरकार की नीतियों का जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त मंच पे आकर के जो है मजदूर आंदोलन में, ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाना नहीं चाहते। भरत जी, आप ये बताइए कि योगी सरकार और मोदी सरकार, ये लोग तो कह रहे हैं कि देश में रामराज आ गया है और आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसी क्या वजह हो रही है देश में, नोएडा में, कि आप लोग जो है आज सड़कों पर करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये सरकार और खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये जिन शब्दों को चूज करते हैं और जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उन शब्दों वो शब्द दो अर्थी होते हैं। तो जिस तरह से वो राम राज्य की बात कर रहे हैं, उसका भी छुपा हुआ है, उसमें दो अर्थ है। उनके लिए राम राज क्या है और आम जनता के लिए राम राज क्या है, दोनों के दो अलग अलग मायने हैं। जिसको आम जनता समझ नहीं पाती है, वो जिसको हम लोग बखूबी समझते हैं। और इस राम राज के नाम पे जो इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये जो अपना काम कर रहे हैं, उससे हम लोग भांति वाकिफ हैं और इसीलिए हमें जनता को आगाह करने के लिए, जनता को इनके राम राज्य के जो कुप्रभाव है उससे बचाने के लिए हम लोग रोज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। नहीं, आपकी
बिहार में जो राम की राज की बात करते हैं, जनता के दिमाग में वो डालते हैं कि वो वाला राम राज, और काम इनका है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला राम राज। आप लोग उद्योगपतियों को जो लोग फायदा पहुंचा रहे हैं उसके विरोध में सड़क पर उतरते हैं। बिल्कुल, हम उसके विरोध में सड़क पे जा रहे हैं। शर्मा जी, सीटू के बारे में आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने देखा है। सीटू ने गौतम बुद्ध नगर जैसे आपका उद्योग क्षेत्र है, तो सीटू ने क्या क्या किया आप लोगों के लिए यहाँ? जनपद गौतम बुद्ध नगर में CI2 लगातार मजदूरों, किसानों, आम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रही है। चाहे वो रेहड़ी पटरी को उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको शोषण किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं करने दिया जा रहा, उनको रोजगार करने के सवाल पर, उनको जगह देने के सवाल पर, उनको लाइसेंस देने के सवाल पर हमारा एक आंदोलन है। लगातार हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिसपे जो कुछ जो राहत जो जनता को मिली है। नोएडा हाईटेक सिटी है। इस हाईटेक सिटी में लाखों की आज भी ऐसी आबादी है जो बिजली से महरूम है, जिनके पास आज भी बिजली के कनेक्शन नहीं है। डूब क्षेत्र के नाम पर एक बड़ी आबादी को जो है बिजली की सुविधा से वंचित रखा गया है। इन तमाम कॉलोनियों में, बस्तियों में, चाहे हिंडन नदी के आसपास या पुश्ते के आसपास जो बसी हुई कॉलोनियां हैं, लाखों की आबादी है, वहां पर बिजली मुहैया कराने के मांग पर हम लगातार लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। श्रम कानूनों को लागू कराने के सवाल पर हमारा एक लगातार संघर्ष रहा है, आंदोलन रहा है, वो हम आज भी लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। नोएडा में आवास की एक गंभीर समस्या है और CI2 इस मुद्दे पर लगातार लड़ती रही है और 26 नवंबर की हड़ताल में भी ये मुद्दा शामिल है। शिक्षा की एक बड़ी समस्या है। इस हाईटेक सिटी में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पढ़ने के लिए साधन नहीं है। आज भी आप अशोकनगर के चौराहे पे, झोनपुरा के चौराहे पे जाके खड़े हो जाएं तो यहाँ से एक बड़ी संख्या दिल्ली में बच्चों को पढ़ने के लिए जो भेजने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि नोएडा में ऐसे साधन नहीं है कि जो गरीबों के बच्चे पढ़ पाए। प्राइमरी जो स्कूल है उनमें टीचर नहीं है, शिक्षा की साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। मजबूर होकर के दिल्ली की तरफ जो यहाँ के बच्चों को जो जाना पड़ता है पैदल, यहाँ से दिल्ली, अशोकनगर, मयूर विहार, झोनपुरा होते हुए जो है ये तमाम जो है दिल्ली के आसपास के इलाकों में लोग पढ़ने उठाते रहे, लड़ते रहे। सवाल ये बताइए आप हमें, जो अक्सर हम लोग देखते भी है और सुनने को भी मिलता है कि आंदोलन का सरकारों पर कोई असर पड़ नहीं रहा है, विशेष रूप से इन सरकारों पर, योगी सरकार है, मोदी सरकार है। तो आप हमें ये बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन का कितना असर पड़ रहा है और यदि नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? हम लगातार लड़ते रहे हैं और उन संघर्षों की देन है कि जो है गरीब आम मजदूर को राहत मिलती रही है। चाहे मजदूरों के सवाल पे लड़े हों, किसानों के सवाल पे हम लोग लड़े हैं, तो किसानों को उनके अधिकार मिले हैं, कुछ सुविधाएं मिली हैं, आबादी के कुछ निस्तारण हुए हैं, आवास के प्लॉट मिले हैं। उसी तरह मजदूरों के तमाम मुद्दों पर भी हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उनको राहत मिली है। बिजली की समस्या पर काफी सुधार किया गया है, जनपद को जो है राजनीतिक व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। तो हमारे संघर्षों की देन है कि दोबारा जनपद में जो राजनीतिक व्यवस्था बहाल हुई है, लोगों के राशन कार्ड बने और राशन आज यहाँ मिल रहा है। तो संघर्षों से हमने हासिल किया है। वर्तमान जो सरकार है ये तानाशाहियों की सरकार है, बड़े औद्योगिक घरानों की सरकार है, गरीब मजदूर किसान की आवाज को नहीं सुन रही है। और यही कारण है कि बार बार मजदूरों को संघर्ष में जाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है सरकार को हमने झुकाया नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर के तमाम बिजली कर्मचारी जो है हड़ताल पे गए और कई दिन की हड़ताल के बाद सरकार को घुटने के बल पे ला दिया गया और सरकार ने जो अपने निजीकरण के फैसले को जो वापस लिया और ट्रेड यूनियन के साथ समझौता किया कि बगैर ट्रेड यूनियन के बातचीत किए हुए बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। भरत जी, आप लोग जो है काफी दूर से आके यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ काफी भारी लोग हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले हैं, मजदूर हैं और बहुत लोग हैं। सीटू ने जो भारी लोग यहाँ पर आकर संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनके लिए सीटू ने क्या किया है? सीटू बेसिकली मजदूरों का संगठन है और
मजदूर चाहे कहीं भी का हो, किसी भी प्रदेश का हो, और किसी भी प्रदेश में आकर अपना रोजगार करता है तो वहां उसका कोई अपना नहीं होता है। तो एकमात्र मजदूर संगठन ही उसका अपना होता है जो उसके परेशानियों में उसके साथ खड़ा होता है। जहां कहीं भी उसके साथ अन्याय होता है, उसका शोषण होता है, तो एकमात्र सीटू संगठन ही ऐसे मजदूर संगठन है जो मजदूरों के साथ खड़े होते हैं और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं और दिलाते भी हैं। शर्मा जी, ये बताइए आप मुझसे, आप स्थानीय नेता हैं यहाँ के, और मैं देखता हूँ अक्सर स्थानीय मुद्दे यहाँ पर काफी हावी रहते हैं। आबादी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और ये यहाँ के जो स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं सरकारों पर कि भाई हमने जमीन दी, लेकिन हम लोगों की यहाँ उपेक्षा हो रही है, हमारी जमीन में नोटा बसा और हमें उजाड़ा जा रहा है। इस बारे में आप बताइए कि स्थानीय लोगों का क्या दर्द है यहाँ पर? ये जो कहा आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ के किसानों की जमीन बहुत सस्ते में ली गई। किसानों को जमीन देते समय ये कहा गया कि उनके शिक्षा के, रोजगार के तमाम साधन मुहैया कराएंगे, क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना तो गांवों का विकास हुआ है, गांव आज जो बदतर हालात में है, न वहाँ सफाई होती है, कूड़े के ढेर में बदल गए हैं। यहाँ के बच्चों को जो है रोजगार का कोई साधन नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो है यहाँ का जो मूल जो निवासी है, यहाँ का जो किसान था, वो पिस करके रह गया। उसकी आज अपनी कोई पहचान नहीं है, और लगातार इस सवाल पर लोग लड़ते रहे, आंदोलन होते रहे, तमाम किसान संघर्ष में रहे हैं, लेकिन सरकार और प्राधिकरण, यहाँ का जिला प्रशासन किसानों की बात को सुनता नहीं है। बातचीत होती है, समझौते हो जाते हैं, उन समझौतों को लागू नहीं किया जाता है। तो इस क्षेत्र के किसानों की आज बदतर स्थिति है। रोजगार के ना होने के चलते बड़ी जो आबादी है, यहाँ की जो युवा है, वो आज दर भटक रहे हैं, दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। यहाँ जमीनें ली गई तो हर परिवार को जो है रोजगार की गारंटी जो है प्राधिकरण को करनी चाहिए थी, सरकार को करनी चाहिए थी। नोएडा प्राधिकरण में भी अगर जो है कुछ कर्मचारियों को रखा गया तो बड़े पैमाने पर जो है ठेकेदार के रूप में रखा गया। 20-20 साल, 25 साल, 30 साल वो काम करते होंगे, ना उनको कोई सुविधा मिलती है, ना उनकी कोई परमानेंसी है, ना जो की सुरक्षा है। तो यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार नहीं मिला, ना सरकारी क्षेत्र में मिला, ना प्राइवेट क्षेत्र में मिला। इंडस्ट्रिया भी जो है बड़े पैमाने पे जो है लोकसभा की वजह से यहाँ के जो युवाओं को रोजगार नहीं देते। अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों पर भू माफिया का आरोप लगाते हैं, और विशेष सेक्टरों में अक्सर ये बोलने को मिलता है कि भाई जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो अपनी दमनगी करते हैं सेक्टरों में आकर। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक अधिकारियों का आरोप ठीक है, इस बारे में आप बताइए। भू माफिया जो शब्द है, पहली बात तो यहाँ भूमि प्राधिकरण ने छोड़ी नहीं। कुछ डूब क्षेत्र में या दूर दराज के गांवों में कुछ जमीनें थी, कुछ लोगों ने खरीद ली। कुछ लोग हो सकते हैं जो भूमाफिया के रूप में काम करते हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, और उसके खुद के लिए रहने के लिए भी जमीन नहीं है। और ये आरोप लगाना कि यहाँ के लोग जो है सेक्टरों में जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। हमारा पूरा क्षेत्र एक सभ्य क्षेत्र रहा है, गंगा जमुना के बीच का ये क्षेत्र है, हमारी एक संस्कृति रही है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, और ऐसी कहीं समस्या नहीं है। सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर गांव के लोग भी आज रह रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये आरोप लगाना जो बिल्कुल गलत है कि जो है गांव के लोग सेक्टरों में जो है परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव और सेक्टर के लोग एक साथ भाजपा सरकार जो है और एक विशेष तबका देश का लाल झंडे में आरोप लगाता है कि लाल झंडा जो है वो विदेशी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है, और विशेष रूप से उनका जो बड़ा आरोप ये होता है कि लाल झंडे वाले जो हैं वो चीन के पैरोकार है, चीन की पैरवी करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या क्या आरोप ये लोग लगाते हैं? ये आरोप लगाया जाता है, ये नैरेटिव चलाई जाती है। जी अक्सर आप
आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर, जी यहाँ भारत का न्यूज समाचार नहीं चलाया जाता है, जी वहाँ किम जोंग का तमाशा का समाचार चलाया जाता है। जी और यहाँ के लोगों को सीधे अटैक ना करके जी उस तमाशा शासन का जिक्र करके उसकी बातों को कर करके हमारे नागरिकों को दिमाग में डाला जाता है कि ये लाल झंडे वाले वही हैं। डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कराया जाता है और यही चीजें लोगों के दिमाग में बैठती है, गुमराह किया जाता है और उस वही गुमराह होने की वजह से लोग जानकारी रखते नहीं है, जानकारी है नहीं किसी चीज का, लाल झंडे का महत्व, लाल झंडे की जो अच्छाइयां हैं और लोग सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाते रहते हैं और यही बदनाम अच्छा, ये लद्दाख में जो इसमें सीमा विवाद चल रहा है चीन को लेकर, बिल्कुल इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार अपने स्तर से जिस स्तर से निपटना चाहती है निपटे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। शर्मा जी, आप लोग 26 को आंदोलन कर रहे हैं, ये अभी श्रम कानून में संशोधन हुआ है, इसको लेकर बड़ा हल्ला है देश में और तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तो इस श्रम कानून में संशोधन के बाद में जो श्रमिक हैं उनके भविष्य पर, उनकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, ये आप बताइए। श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं, 4 कोड में जो ये कानून लेकर के आए हैं जी, परमानेंसी से खत्म हो जाएगी जी, स्थायी जॉब खत्म हो जाएंगे जी, और रोजगार की जो सेफ्टी और सुरक्षा है वो खत्म हो जाएगी। और यही कारण है सरकार ने जब से बदलाव किए हैं बड़े पैमाने पे स्थायी मजदूरों को मालिकान जो नौकरी से निकाल रहे हैं, क्योंकि नए से रखेंगे तो उनको जो है श्रम कानून लागू नहीं करने पड़ेंगे, मजदूरों को स्थायी नहीं रखना पड़ेगा और तमाम जो लाभों से उनको वंचित किया जाएगा। फिक्स टर्म जो लेकर के आए, एक निश्चित समय के लिए एक मजदूर को काम पर रखेंगे कि आपको जो है 6 महीने के लिए रखा जा रहा है, साल भर के लिए रखा जा रहा है, फिर उसको बढ़ाते रहेंगे और परमानेंसी नहीं रहेगी उसकी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है पहले 100 लोग जिस काम इंडस्ट्री में काम करते थे उसे बंद करने के लिए जो है सरकार से अनुमति लेनी होती थी। अभी सरकार ने कहा है कि जो है 300 श्रमिकों तक के जो कारखाने हैं उनको जो बंद करने के लिए सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर बंदियां होंगी, क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में ही ले लीजिए आप, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी ले ली है, मैं किसी का कंपनी नाम नहीं ले रहा, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें अगर 100 लोग जो है परमानेंट रखे गए हैं तो 500 लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी में रखे जाते हैं। और इस कानून में सिर्फ जो स्थायी कर्मचारी है उसकी गिनती होगी। तो जब आज ये संख्या 100 थी तब मालिकान जो है 50 लोग 60 लोग रख करके 600 लोगों से काम कराते थे। जब ये 300 तक उन्होंने छूट दे दी है तो इसका मतलब है कि जो 500 लोग भी रखेंगे और दिखाएंगे वो बहुत 300 से कम, तो इससे जो है बंदियां और बढ़ेंगी और श्रमिकों पर शोषण बढ़ेगा। पहले 20 लोगों तक जो है ESI PF कवर करने का अधिकार था, अभी उन्होंने कह दिया कि जो है 50 से नीचे की जो इंडस्ट्रियां हैं उनको श्रम कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। अभी होता क्या है, 5 लोग 10 लोग जो रोल पर रखे जाते हैं ESI से PF से बचने के लिए, और बाकी विदाउट रोल जो रखे जाते हैं 100 लोग 150 लोग। जब सरकार ने अब जो है 50 का कर दिया तो एक बड़ा दायरा बढ़ेगा उसका, 150-200 लोगों को भी रख करके जो है उसी रेंज में चलाएंगे। इससे जो है अच्छा, एक बात जो है मैं यहाँ देखता हूँ, लोग पत्रकारिता करते हैं, मजदूरों के आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन होते हैं, और मुझे ये महसूस होता है, मैंने कई बार देखा है, जो निजी स्कूल है यहाँ पर एक ड्राइवर भी जो है वो 15,000 रुपया ले रहा है, एक मजदूर भी 10-12,000 रुपया उसके पड़ जाते हैं। जो बच्चे जो है जिन्होंने B.Ed कर रखा है, M.Ed कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, निजी स्कूलों में देख रहा हूँ कि 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये में कितने जो है हमारे युवा देश के वो यहाँ नोएडा में काम कर रहे हैं। इस बारे में आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? हमने
सवाल को बार बार उठाया है और हमारे आंदोलन का ये हिस्सा रहा है कि निजी स्कूलों में श्रम कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता है। वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारियों को, अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता है, काम पूरा लिया जाता है, बच्चों से पूरी फीस वसूली जाती है, बड़े बड़े चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन जो है अध्यापकों को और कर्मचारियों को जो पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। चंद स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पे ये समस्या है। और आज भी जो कोरोना महामारी के दौर में बच्चों से फीस ली जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को जो है स्कूल के जो मालिकान है वो जो है वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, डोडा में अक्सर देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है निजी स्कूलों में, और फीस का दबाव जो है, पूरी फीस का दबाव जितने भी निजी स्कूल हैं लगातार बढ़ा रहे हैं। आपकी राय में कहाँ तक जायज है? और ये 26 नवंबर को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये निजी स्कूलों वाला जो फीस का मामला है, शोषण का मामला है, क्या ये भी मुद्दा है आपके इस आंदोलन में? जी, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह सरकार ने बदलाव किए गए हैं वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है। और प्राइवेट क्षेत्र में जिस तरह की जो व्यवस्था है और जितना लूट मची हुई है, उस लूट के खिलाफ हमारा एक आंदोलन है कि जो है निजी स्कूलों की जो है निरंकुशता और उनकी तानाशाही पर रोक लगे और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत स्कूलों को जो है तमाम संसाधन मुहैया कराए जाए, जिससे जो है आम लोग पढ़ सके। ऑनलाइन जो पढ़ाई का भी जो कल्चर चल रहा है, इस ऑनलाइन का पढ़ाई का कल्चर से बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और सिर्फ ये ऑनलाइन पढ़ाई का मकसद नाम लेकर के हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, अभिभावकों से जो फीस वसूलने का एक सिर्फ जो जरिया है। हकीकत ये है कि एक बड़ी आबादी है जिसके पास जो है स्मार्टफोन है ही नहीं। मजदूर के पास, कर्मचारी के पास, पूरे परिवार में एक फोन होता है सादा सा। अब वो इस दौर में जब उसकी नौकरी छूट गई है, रोजगार चल नहीं रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार करता वो भी बंद पड़ा है, तो कहां से स्मार्टफोन खरीद करके वो अपने बच्चों को देगा? तो बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई से भी वंचित है और वो संभव भी नहीं है। ये बताइए कि आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि निजी स्कूलों में शोषण भी है, फीस भी वो लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। इस बीच में क्या सिटी ने किसी निजी स्कूल के गेट में धरना दिया है, किसी विशेष स्कूल के खिलाफ कोई आंदोलन किया है? जनपद में पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने कई बार डीएम के यहाँ प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, जो फीस वसूली जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और सरकार को भी हमने इस संबंध में ज्ञापन भेजे हैं और अलग अलग जो है स्कूलों में जिस तरह की जो हालात है उस पर भी हमने अपनी बात उठाई है और प्रशासन के सामने रखी है। लेकिन सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाइयां होनी चाहिए उस स्तर से नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि जो है निजी स्कूलों की मनमानी आज भी चल रही है और लोग परेशान हैं, उनके बच्चों को जो है पढ़ाई। भरत जी, देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं और आपके जो 26 नवंबर को जो आपका आंदोलन है उसमें किसानों की समस्या का मुद्दा है। किसान जो बिल मोदी सरकार लाई है, इसके लेकर जो इतना हल्ला है, तो इसके बारे में आप बताइए कि किसानों के जो खेती पर, किसानों के भविष्य पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? और मोदी सरकार तो कह रही है कि किसानों को मालामाल कर देंगे, इसके बारे में आप बताइए। किसानों को गुलाम बनाने का ये बिल्कुल तरीका है जी, और इस कानून के तहत किसान को गुलाम ही बनाया जाएगा जी। किसान अपने मन से फसल नहीं रोक सकेगा जी, ना अपने मन से किसी बाजार में जाकर माल बेच सकेगा जी, और बाजार में अगर चला भी जाएगा जी, तो वो बाजार में जो बैठे हैं खरीदार, उनके मुताबिक अपना माल बेचने को मजबूर हो जाएगा। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि किसान जो है वो गलत फसल उगाते हैं, इसके चलते में घाटा होता है और हम लोग जो है अब उचित फसल उनसे उगाएंगे जैसा मौसम है, और किसान जो है अपनी फसल का जो उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है उसे लाभ दिलवाएंगे। इस बारे में आपके क्या कहना है? यही तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी जिस शब्द का चुनाव करते हैं उस शब्द का दो अर्थ होता है जी। एक अर्थ होता है जनता को गुमराह करने का वाला और एक होता है विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने वाला।
ये विशेष लोग कौन है मोदी? उद्योगपति। कौन से उद्योगपति है? जो भी देश के उद्योगपति हैं, जी। बड़े घराने हैं, जी। पूंजीपति हैं, जी। उन लोगों के हक में ही काम करने के लिए इस सरकार का गठन ही हुआ है। तो 4 उद्योगपति तो होंगे, आप नाम लेने क्यों हिचकिचाते हैं? नाम लेने से हम डरते नहीं है। अडानी है, अंबानी है, अडानी अंबानी, ये दोनों उनके दाएं हाथ और बाएं हाथ हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, और उसके साथ जो और छोटे लोग हैं उनके लिए। मोदी के समर्थक ये बोलते हैं प्रधानमंत्री के कि भाई अडानी उन्हें सुविधा दिलवाएगा, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होगा अडानी का, तो मोदी तो कराएगा उनके लिए, तो इसमें किसी क्या दिक्कत है? वो लोग नहीं बोलते हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी अडानी और अंबानी के ही नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के मैनेजमेंट द्वारा जनता में प्रचार करके चुनवाया गया है। मोदी जी के प्रति ही जनता के दिमाग में बैठाया गया है कि मोदी नहीं के अलावा कोई नहीं है। ये आपके जो है मोदी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, ये योगी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये कहते हैं और किसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो दिक्कत है हमारे काम से वो वामपंथियों को दिक्कत है। आप लोगों को बार-बार क्यों आरोप लगा रहे हैं? वामपंथियों से तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वामपंथी किसी को गुमराह होने से बचाने का काम करते हैं जी, और जब हम गुमराह होने से बचाने के लिए काम करते हैं तो उनको परेशान होता है। भाई लोग तो बोलते हैं कि मोदी तो गरीब का बेटा, उसने अपने घर पे कुछ कराया नहीं है, उसके भाई भी ट्रिब्यूनल चलाता है, और आप कहते हैं कि मोदी जो है फिजूलखर्ची, मैं अक्सर देखता हूँ वामपंथी कहते हैं मोदी फिजूलखर्ची कर रहा है, देश के 2 रुपए इतना पैसा बढ़ा दिया, वो तो गरीब का बेटा है, लोग बोलते हैं। मोदी जी गरीब के बेटा थे जी, उनके और भाई क्या है ये तो नहीं बता सकता जी, लेकिन अब मोदी जी गरीब के बेटा नहीं है, अब वो अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों के बेटे हैं, उन्हीं के लाल हैं, और उन्हीं के लिए वो सारे कमाल कर रहे हैं। मोदी तो कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ मुश्किल से, और पूरे अपनी जो है जिंदगी देश को समर्पित कर रहा हूँ। अभी पीछे उन्होंने 2 साल में दिवाली बनाई है, आपको क्या लग रहा है कि ये दिवाली क्या मोदी दिखावा कर लेते क्या? किसी दिन किसानों के और मजदूरों के साथ दिवाली मना लेते तो पता चलता कि वो गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। सैनिक गरीब के बेटे नहीं होते क्या? नहीं, सैनिक किसान के बेटे हैं जी, और सैनिक केवल इन्हीं के राज में सैनिक नहीं है। अच्छा ये बताइए आप हमसे, ये अक्सर बातें निकल के आती है कि प्रधानमंत्री जो है वो अडानी अंबानी से ही मिलता है, किसान मजदूर से नहीं मिलता है। आप लोगों का संगठन भी है, मजदूर संगठन भी, क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने किसी वामपंथी संगठन के साथ कोई 6 साल के कार्यकाल में कोई मीटिंग की है क्या? एक भी मीटिंग नहीं किया, मुझे जहाँ तक मालूम है, जानकारी है जी, एक भी वामपंथी संगठन के साथ कहीं कोई किसी प्रकार का उन्होंने चर्चा नहीं किया है जी। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो चुनाव हुआ है, ठीक है, उसमें आपके काफी विधायक आए हैं, और ये आरोप लग रहा है जो विपक्ष के लोग हैं, महागठबंधन में जो बैठे हुए लोग हैं, कि नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री ने जो है अपनी पावर का दुरुपयोग करके वहां नीतीश कुमार की सरकार बना दी है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? पावर का दुरुपयोग तो हुआ है जी, मतों की गिनती में जी 17-18 सीटों पर इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है जी। समाज आप देख रहे हैं कि इस सरकार पर किसी आंदोलन को असर नहीं पड़ रहा है। आप कितने आंदोलन कर लीजिए, और ये भी आरोप लगा रहा है सरकार पर लगातार कि मीडिया आपका वो संवैधानिक संघीय तंत्र बनाया गया, आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सबको हाईलाइट कर दिया मोदी सरकार ने। तो आप ये बताइए, यदि तमाम आंदोलन के बावजूद, तमाम प्रयास के बावजूद, ये 26 नवंबर के आपके इस आंदोलन के बावजूद यदि ये सरकार नहीं सुनती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? देश में इस समय तानाशाही की सरकार है जी, जो गरीब मजदूर किसान की आवाज को नहीं सुन रही है, और यही कारण है कि रोज देश के अंदर मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, युवा अपने हक अधिकारों को लेकर के संघर्ष के रास्ते पर है जी। और ऐसा नहीं है कि इस तानाशाही सरकार को झुकाया नहीं जा सकता जी। कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी कोयला क्षेत्र के मजदूरों ने
अपनी हड़ताल और आंदोलन के आधार पर सरकार को झुकाया और सरकार को जो है निजीकरण और निजीकरण का जो फैसला था वो लेने को वापस होना पड़ा। जी डिफेंस को निजीकरण करने का, प्राइवेट करने का उन्होंने जो निर्णय लिया, उसके खिलाफ डिफेंस के तमाम मजदूर हड़ताल पे गए और सरकार को पीछे हटाना, सरकार ने अपना जो है फैसला वापस लिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को हम मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, कई मामलों में बड़े आंदोलन के आधार पर सरकार को झुकाया गया है। 26 नवंबर की जो हड़ताल है जी, ये देखने में एक दिन की हड़ताल है जी, लेकिन ये रिहर्सल है एक बड़े आंदोलन के लिए। और 26 नवंबर की हड़ताल एक बड़े हड़ताल की तैयारी का एक हिस्सा है। 26 नवंबर के बाद देश के मजदूर संगठन बैठ करके तय करेंगे, हो सकता है कि अगली हड़ताल 3 दिन की हो, या हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान भी पूरे देश में मजदूर संगठन कर दें। तो 26 नवंबर की हड़ताल एक टेलर है, रिहर्सल है सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए, और वो तैयारी चल रही है। और 26 नवंबर के बाद देश में मजदूर संगठन एक बड़े आंदोलन के रूप में जो है जनता के बीच में आएंगे और बड़ा आंदोलन अभी आपने देखा सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार अपने फैसले को वापस। 26 नवंबर का जो आंदोलन है, सिद्धू के दोनों नेताओं ने उसके बारे में बताया, संघर्ष के बारे में बताया। हमारा प्रयास ये होगा कि हम समस्याओं को यहाँ रखें और उनके समस्याओं के समाधान और संघर्ष की बात करें। तो आज हम यही विराम लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हमारे समस्याओं को लेकर और नेता होंगे। नमस्कार। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।